नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम विजन आईएएस के मंथली मैगजीन्स कवर करवाने वाले हैं जुलाई के, और ये आपका पार्ट बाय पार्ट होगा। यानी कि आज के इस टॉपिक में हम पहला पॉलिटी एंड गवर्नेंस को कवर करेंगे, जिसमें कुछ 7-8 मेन टॉपिक हैं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट सब्जेक्ट पर मूव ऑन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगेगा और आप अपने कमेंट्स हमें भेज सकते हैं। जो भी आपके कंसर्न्स है हम उसे भी एड्रेस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। तो आप देखिए, पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, खासकर जीएस पेपर 2 के लिए, जीएस पेपर 2 मेंस के लिए, और प्रीलिम्स में भी इम्पोर्टेंस रखता है ये। तो हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखकर आपको ये क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप देखिए, जो मेन टॉपिक है इसमें लगभग 4 मेन टॉपिक है, बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट होते हैं मेनली, और इसको केस स्टडी के रूप में मेंस में भी आप यूज कर सकते हैं। तो हम इन्हें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक पर जाएंगे, उसके बाद अन्य टॉपिक्स पर जाएंगे। तो आप बने रहे हमारे साथ। वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द इनिशिएटिव, ठीक है। तो इनिशिएटिव अच्छी लगे तो जल्दी जल्दी आप लाइक कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक का। तो पहला टॉपिक है आपका स्पेशल पैकेजेस। कंटेक्स्ट क्या है? तो जो बिहार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज की मांग की थी अपने स्टेट के लिए। आपको ध्यान होगा, जब इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसके बाद ये दोनों राज्य के जो गवर्नमेंट है उन्होंने केंद्र सरकार को समर्थन भी दिया था, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये फाइनेंशियल पैकेजेस भी मांगे। तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि स्पेशल पैकेज होते क्या है और किसे दिया जाता है, और संविधान में इसका क्या प्रोविजन है, और इसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, निगेटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव क्या होते हैं। ये सब एंगल्स को हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्पेशल पैकेज को समझते हैं। देखिए, हर राज्य एक समान तो है नहीं, कोई डेवलपमेंट में आगे है तो कोई डेवलपमेंट में पीछे है, ठीक है। जैसे बिहार की बात करें तो डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा पीछे है, फाइनेंसिस में भी काफ़ी ज़्यादा पीछे है। तो इनको पैसे की ज़रूरत है, रेवेन्यू से भी ज़्यादा पैसे नहीं आते हैं, तो इनको पैसे की ज़रूरत है ताकि ये अपने बैकवर्डनेस को दूर कर सके। तो उसी प्रकार से ये स्पेशल पैकेजेज का प्रावधान किया गया है एज पर द नीड ऑफ द स्टेट, ठीक है। सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द स्टेट जो ज्योग्राफिकल और सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ताकि उनको इसका एड्रेस किया जा सके फाइनेंशियल असिस्टेंस के मदद से। अब यहाँ पर दूसरा सवाल होता है कि क्या संविधान डायरेक्टली स्पेशल पैकेजेज की बात करता है? तो डायरेक्टली तो नहीं करता है, लेकिन कुछ स्टेट को इन्होंने स्पेशल इंसेंटिव्स के रूप में मेंशन कर रखा है। जैसे आप देखिए, आर्टिकल 371 ए से लेके एच में जाएंगे तो आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और उनके लिए क्या एडिशनल इंसेंटिव्स है उसके बारे में बताया गया है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये प्योरली डिस्क्रिशनरी है, यानी कि केंद्र सरकार पर निर्भर करेगी कि भाई स्पेशल इंसेंटिव दिए जाए या ना दिए जाए। आपको थोड़ा सा ध्यान होगा तो कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले, जो आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जैसा मेंशन आता था, ठीक है, जहां पर ये जो स्टेट है इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट सेंटर की तरफ से दी जाती थी। लेकिन उस कंसेप्ट को अब हटा दिया गया है बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल कमीशन रिकमेंडेशन। तो अब जो है मेनली केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वो स्पेशल पैकेज इंसेंटिव्स या ग्रांट्स दे या ना दे। अब उसी में से एक पॉइंट आता है आपका डिस्क्रिशनरी ग्रांट, ठीक है। ये ध्यान रखना है, आर्टिकल का नाम भी आर्टिकल 282 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स की बात करते हैं। और सेंटर भी स्टेट को ग्रांट दे सकता है, और स्टेट चाहे तो भी आज दूसरे स्टेट को ग्रांट दे सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर ही देगा। भाई ग्रांट का बात है, ग्रांट मतलब क्या होता है? ये पैसे दिए तो जा रहे हैं लेकिन वापस लिए नहीं जाएंगे, तो स्टेट भी दे सकते हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो ये आपका बेसिक ओवरव्यू है स्पेशल पैकेजेस के बारे में, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर
जब ये मांग की गई थी, तो अब यूनियन बजट 2024-25 जब पेश हुआ तो स्पेशल पैकेजेस अनाउंस किए गए दोनों राज्यों के लिए। अब क्या बातें की गई हैं इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम आपको बता देते हैं कि बिहार में इरिगेशन और फ्लड मिटिगेशन के लिए 11,500 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। लेकिन आपको ये प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना है कि कोची मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट ये बिहार में लॉन्च किया जाएगा। ये आपका इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, ध्यान रखना है। कोसी रिवर भी है, मेची रिवर भी है, दोनों को इंटरलिंक किया जाएगा। उसके बाद आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश के लिए क्या किया गया, पोलावर्मन इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कहीं ना कहीं अटक गई थी पैसे कारण या जो भी है, उसको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आपको यहाँ पर हमें बताना है कि पोलावर्मन इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन से राज्य में है, वैसे तो हमने बता ही दिया कौन से रिवर पर है, ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए। अब इतना चीज डिस्कस कर लेने के बाद अब चलते मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, हम क्या जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार स्पेशल पैकेजेज स्टेट को देने की क्या जरूरत है। तो पहली बात तो ये कि कभी कभी स्टेट को फाइनेंशियल शॉक हो जाता है, फिजिकल शॉक, यानी कि लेट्स से कि भाई जो इनकम आने थे टैक्सेशन से वो नहीं आ पाए, है ना। या फिर कभी कभी आप समझें कि स्टेट का बायोफ्यूरिफिकेशन हुआ, तब उसको डेवलपमेंट करने में पैसा लगेगा, समय लगेगा, तो पैसे कहाँ से लाएंगे वो, तो उसके लिए आपका ये और दिया जाता है फिजिकल शॉक से निपटने के लिए। उसके बाद लेट्स से कि कोई डिजास्टर आ गया और उस डिजास्टर से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया, स्टेट के पास पैसे नहीं है उस डिजास्टर से निपटने के लिए, तब भी आपका जो ग्रांट है वो दिया जा सकता है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को रिबिल्ड किया जा सके, ये सब, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पर आप केरला फ्लड को भी ध्यान में रख सकते हैं। तमिलनाडु में भी आपका जब साइक्लोन मिचांग आया था तब सेंटर ने कुछ फंड्स रिलीज किए थे, ठीक है। उसके बाद जो पुअरर रीजन्स हैं, जो जगह जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वहाँ पर डेवलपमेंट किया जाए, रिसोर्सेस मोबिलाइज किया जाए, इंडस्ट्री बुलाई जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जाए, तो फिर उसके लिए भी पैसे दिए जाते हैं। इससे क्या होगा, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ये कीवर्ड आपको ध्यान रखना है। फिर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट, आप देखे होंगे कि बहुत सारे राज्यों के जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से कम होते हैं, इसका मतलब रेवेन्यू डेफिसिट। तो अब रेवेन्यू ही ज़्यादा नहीं आया तो फिर पैसे कहाँ से लाएंगे, पैसे खर्च कैसे किया जाएगा, तो उस मामले में केंद्र सरकार मदद करती है, ठीक है, टू एड्रेस द रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये कुछ हमने बेसिक बताया। अब बात करते हैं कि लेट्स से कि स्पेशल पैकेजेस अगर दिए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट, तो इम्प्लीकेशंस तो होंगे ही। अब भाई पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस भी होगा, निगेटिव इम्प्लीकेशन भी होगा। पॉजिटिव इम्प्लीकेशन हमने देखा कि जरूरत क्यों है, निगेटिव इम्प्लीकेशन ये होगा कि इट विल बी अगेंस्ट द फिजिकल प्रूडेंस। फिजिकल प्रूडेंस ये कीवर्ड ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है कि भाई जो फाइनेंस है, सरकार के पैसे, उसको सही तरीके से मैनेज किया जाए, यानी कि बेफुजूल खर्ची ना की जाए, ताकि फिजिकल बर्डन एक समय के बाद बढ़ ना जाए। तो इसलिए फिजिकल प्रूडेंस को अपनाया जाता है। लेकिन अगर ये स्पेशल पैकेजेस दिए जाएंगे तो इट कैन लीड टू फिजिकल बर्डन ऑन द सेंटर, ठीक है, और फिर बाद में सेंटर को ही दिक्कत होगी पैसे रेज करने में। उसके बाद है गवर्नेंस इश्यू, पैसे अगर दे भी दिया जाए तो पता चलेगा कि वो पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, मिसमैनेजमेंट है, लीकेज हो रहा है फंड का, करप्शन का मामला है, ये सब भी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है डिपेंडेंसी, कि भाई एक बार अगर दे दो तो बार बार सरकार जो है, राज्य सरकार मांग करेंगे कि और दो और दो, तो ये डिपेंडेंसी बन जाएगा और लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंट ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। उसके बाद फेडरल इशू, ये एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, क्योंकि आप देखिए कि ये जो दो राज्य है, मोस्टली दीज टू स्टेट्स गवर्नमेंट सपोर्टिंग द सेंटर, है ना, तो सेंटर ने इनको स्पेशल पैकेज अनाउंस किया। लेकिन अपोजिशन स्टेट का ये कंसर्न रहता है कि भाई आप अपने सपोर्टर्स को पैकेजेस देते हैं लेकिन अपोजिशन स्टेट को नहीं देते हैं, तो ये भी एक दिक्कत हो सकती है, फेडरल इशू रेज हो सकता है। उसके बाद सोशल अनरेस्ट, तो वे फॉरवर्ड में क्या है कि एक प्रॉपर फ्रेमवर्क हो जिसके तहत आइडेंटिफिकेशन हो कि हाँ इस कंडीशन पर ये स्पेशल पैकेज रिलीज किए जाते हैं, ताकि पॉलिटिकल
लोबिंग को कम किया जा सके। ये ना हो कि भाई पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए ये सब पैकेजेस दिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए, कस्टमाइज्ड डेवलपमेंट प्लान्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस कीवर्ड को भी याद रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो केंद्र सरकार पैसे पूरा देने वाली थी, अब क्या होगा अगर पीपीपी मॉडल आ जाता है तो कुछ पैसे प्राइवेट भी दे सकते हैं, तो इससे बर्डन कम होगा और नए नए अपॉर्चुनिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्टअप होंगे वो तो होंगे ही। उसके बाद आप देखिए प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए। ये बड़ा दिक्कत है, एक बार कोई भी चीज़ लागू हो जाती है या फिर कुछ पैसे एलोकेट हो जाते हैं तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्या सही जगह खर्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है मॉनिटर करना। तो प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि भाई ये जो आपके स्टेट गवर्नमेंट हो उसको एम्पावर किया जाए कि वो और ज़्यादा टैक्सेशन से पैसे इकट्ठे कर सके, है ना। बहुत बार आप देखते हैं कि स्टेट के पास रेस्ट्रिक्शन होती है पैसे रेज करने के लिए या फिर टैक्स से पैसे कलेक्ट करने के लिए, तो कम से कम इन सब से निपटा जा सके। तो ये हमने डिस्कस किया, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ। दूसरा है आपका ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज की अगर हम बात करें तो इसमें आपके दो आ जाते हैं, एक तो आपका म्यूनसिपैलिटीज और आपका पंचायती राज। तो आप इस बात को समझिए कि ये जो दोनों म्यूनसिपैलिटीज और पंचायती राज हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इनको मिला था 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये हमने आपको कुछ बेसिक बताया। अब क्या है कि अब लोकल बॉडीज के पास पैसे आते हैं स्कीम इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, तो क्या ये लोकल बॉडीज सही से उस पैसे को खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर कहीं करप्शन का तो मुद्दा नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, इन सब के लिए ऑडिटिंग एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये हमने आपको बेसिक बताया कि ज़रूरत क्यों होती है। कंटेक्स्ट क्या है, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस, इसको इनॉग्रेट किया गया कहाँ पर, राजकोट गुजरात में। तो ये जो आपका ICAL है, ये काम क्या करता है, ये एक प्लेटफॉर्म है, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म, जहाँ पर पॉलिसी मेकर्स ऑडिटर्स एक साथ आते हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है ऑडिटर्स का। ऑडिटर वो होते हैं जो ऑडिट करते हैं। ऑडिटिंग मतलब भाई फाइनेंसेस जो एलोकेट किए गए हैं, जो खर्च किए गए हैं, वो सही तरीके से किए गए कि नहीं, कहीं उसमें कोई ओल झोल तो नहीं है, तो इसको ध्यान में रखने के लिए ऑडिटिंग किया जाता है, ठीक है। और अदर ऑब्जेक्टिव देखें तो लोकल गवर्नमेंट ऑडिटर्स के इंडिपेंडेंसी को ये मजबूत करता है, और अगर कोई गवर्नेंस इश्यू है ग्रासरूट लेवल पर, लोकल लेवल पर, तो वहाँ पर भी एड्रेस करने का प्रयास करता है। ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, ध्यान रखना। और बाकी आप देखिए कुछ प्रीलिम्स पॉइंट फैक्ट। लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट पहली बार 1880 में क्रिएट किया गया था, ताकि म्यूनिसिपैलिटीज के जो भी फाइनेंशियल अकाउंट से, अन्य लोकल फंड से उसको ऑडिट किया जा सके। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, ये याद नहीं रखना है, ये समझने की ज़रूरत नहीं है। मेन फोकस है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और उसके ऑडिट, क्या प्लस हैं, क्या इश्यू है, उन सब के बारे में हमने बेसिक आपको बता ही दिया है। आपने बेसिक इसको बार बार पढ़ा होगा कि भाई कौन से पार्ट में ऐड किया गया है, कौन सा शेड्यूल है, ये आप प्रीलिम्स के लिए ज़रूर पढ़ लें। उम्मीद करते हैं कि आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ये जो आपका 73rd 74 था, इसके तहत मैंने आपको बताया पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज क्रिएट किए गए थे। और यहाँ पर मेजर फोकस है ऑडिटिंग से रिलेटेड। अब संविधान में क्या कुछ प्रोविजंस हैं जो ऑडिटिंग को प्रमोट करते हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ देखिए आर्टिकल 243G, ये पंचायती राज को कुछ सब्जेक्ट मैटर पर बेसिकली कानून इम्प्लीमेंट करने का बात देता है, यानी कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर, कौन कौन से सब्जेक्ट पर जो पंचायती राज है वो कानून इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये आपका 243G में है। उसके बाद 243J याद रखना है। इसमें क्या है कि जो लेजिस्लेचर है किसी राज्य के, वो प्रोविजंस बना सकते हैं कि कैसे पंचायत अपना अकाउंट मेंटेन करेगा, ऑडिटिंग कैसे करेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। जनरली आप देखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के लिए जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं वही कानून बनाते हैं, इस बात को भी ऑब्जर्व करिए, ठीक है।
और उसी सिमिलर पैटर्न पर ये 243Z जो है वो आपका म्यूनिसिपैलिटीज के लिए, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है 243J और 243Z के बीच, ठीक है। अब बात करते हैं कि लोकल बॉडीज का ऑडिटिंग तो किया जाता है, लेकिन क्या मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ओवरऑल सुपरविजन CAG का होता है, कंपटीटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ओवरऑल सुपरविजन यही रखते हैं ऑडिट से रिलेटेड। लेकिन करवाया किसके द्वारा जाता है, अब आप भी समझेंगे कि CAG हर लोकल बॉडीज के तो ऑडिटिंग करेंगे नहीं, तो ये ओवरऑल सुपरविजन करते हैं। लेकिन करवाया किसके द्वारा जाता है, एग्जामिनर ऑफ लोकल फंड अकाउंट्स या फिर डायरेक्टर ऑफ लोकल फंड अकाउंट्स, जो वेरियस स्टेट में कंस्टिट्यूट किए गए हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं आखिरकार ऑडिटिंग जो लोकल बॉडीज की जाती है, इंपॉर्टेंस क्या, अहमियत क्या है। तो एक तो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी हो गई कि भाई खर्चा कहाँ किया जा रहा है, ऑडिटिंग से सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, कौन सा पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, खर्च सही जगह पे कर रहा है, पैसे जो भी जुडिशियस यूज कर रहा है पैसों का, वो सब आपका परफॉर्मेंस इवोल्यूशन होता है। और जो भी स्टेट बढ़िया कर रहा है और जो स्टेट जो बढ़िया नहीं कर रहे हैं वो उससे सीख सकते हैं, तो परफॉर्मेंस इवोल्यूशन हो गया। सर्विस डिलीवरी भी अच्छे से होती है। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, जैसे आपका सोशल ऑडिट का एक कंसेप्ट है जहाँ मिड डे मील स्कीम में सोशल ऑडिटिंग भी की जाती है। क्या है सोशल ऑडिटिंग, जनता से ही पूछ लिया जाता है कि आप बताइए कि आपको जो सुविधा मिल रही है, सर्विसेज मिल रही है, स्कीम मिल रहा है, क्या आपको उसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके बाद आप देखिए पब्लिक ट्रस्ट भी बनता है, कॉन्फिडेंस जैसे जैसे आएगा पब्लिक ट्रस्ट भी बनेगा। फिर आपका डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब आपका बेनिफिट्स है। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में। ये प्रीलिम्स में भी अच्छा खासा पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा आप समझिए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को हम बांट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं बिटवीन अपर एंड लोअर अथॉरिटी। जैसे आपका सेंटर हो गया टॉप पर, उसके नीचे स्टेट है, उसके नीचे आपका लोकल बॉडीज है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ, कुछ पावर स्टेट को दिए, कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को दिए, ठीक है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी लोग हैं, चाहे डिफरेंट कास्ट के हो, कम्युनिटी को हो, क्रीड के हो, रेस के हो, कुछ भी हो, सबका डेवलपमेंट होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, है ना। तो ये होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो डिसेंट्रलाइजेशन इंक्लूसिव डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है, ये ध्यान रखना है। और क्या बेनिफिट होता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, ध्यान रखना है इस टाइप के कीवर्ड को। पहली बात तो ये कि पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटीज, इसमें आपका मार्जिनलाइज ग्रुप ऑफ पीपल ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो लोग हैं उनका एम्पावरमेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए बैक टू विलेज प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में चलाया गया था, और इसमें क्या है कि पंचायती को मोटिवेट किया गया था कि आप जो है डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाइए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से। उसके बाद क्या, टेलर्ड सॉल्यूशन, यानी कि वन साइज फिट्स फॉर ऑल ये नहीं होता। आपको ही पता है इतना डाइवर्स कंट्री है हमारा देश, तो हर जगह एक ही पॉलिसी तो लागू नहीं होगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होगा कि एज पर द नीड ऑफ द रीजन वहां पर उस टाइप की पॉलिसी लागू होंगी। तो ये है आपका टेलर्ड सॉल्यूशन। उसके बाद है आपका मोर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, जिसमें आपका मार्जिनलाइज या वल्नरेबल सेक्शन लाइक SC ST आपका, ठीक है, वुमेन्स सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब आप एक डाटा देखिए, इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव कंस्टिट्यूट 46% ऑफ द टोटल पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव। ये कैसे संभव हुआ, जब हमने रिजर्वेशन का कंसेप्ट दिया, है ना। तो महिलाओं का एम्पावरमेंट भी हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट। उसके बाद डेवलपमेंट तो हो रहा ही है। जिस जगह को जिस भी प्रकार के डेवलपमेंट की ज़रूरत है, हो सकता है किसी जगह पर टॉयलेट फैसिलिटी ना हो, किसी जगह पर रोड फैसिलिटी ना हो, है ना, किसी जगह पर भाई वाटर हार्वेस्टिंग नहीं किया जाता हो, तो उस हिसाब से आपका डेवलपमेंटल प्रोग्रेस किया जाता है। उसके बाद देखिए इक्विटी इन हेल्थ केयर। अब हर डिस्ट्रिक्ट में हर ब्लॉक लेवल पर हेल्थ केयर जैसे जैसे खुलने लगेंगे, क्लिनिक्स खुलने लगेंगे विद द सपोर्ट ऑफ दिस लोकल अथॉरिटी, तो हेल्थ केयर में भी इक्विटी आएगी। हर जगह के लोग अपना हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखा सकते हैं, सुधार हो सकता है। उसके बाद वाटर मैनेजमेंट,
ये भी आपका अच्छे से हो जाता है। तो ये हमने देखा। अब बात करते हैं कि आखिरकार इश्यू क्या है ऑडिटिंग से रिलेटेड लोकल बॉडीज में। पहली बात तो रिकॉर्ड कीपिंग काफी पुअर होता है ना। एक प्रॉपर फॉर्मेट में रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होती है, कभी कभी ये देखा जाता है ना। अब जैसे आप देखिए सीएजी को पूरा सुपरविजन करना है, लेकिन पता चला कि एक लोकल बॉडी उसका फॉर्मेट जो है ऑडिटिंग का वो डिफरेंट है, दूसरे का डिफरेंट है, तीसरे का डिफरेंट है। तो ऐसे में सीएजी सुपरविजन भी सही से नहीं कर पाएगा, तो वो भी दिक्कत वाली बात है। इसलिए रिकॉर्ड कीपिंग शुड बी द यूनिफॉर्म एंड क्वालिटी। उसके बाद स्किल्ड पर्सनल की भी कमी होती है, जैसे क्वालिफाइड ऑडिटर्स वो नहीं मिलते हैं जनरली, है ना। अब जैसे पंचायत में आप समझिए चार्टर अकाउंटेंट मेनली वो तो शहर में चले जाते हैं, या फिर कहीं उनकी नौकरी लग गई तो वहाँ चले जाते हैं। तो ऐसे में क्वालिफाइड ऑडिटर्स की शॉर्टेज हो जाती है, वो भी एक दिक्कत है। फिर आप देखिए ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन, कभी कभी क्या है मल्टीपल एजेंसी जो है एक ही काम को कर रही होती है, तो कन्फ्लिक्ट आ जाता है और पता चला कि वो काम भी कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद आउटडेटेड प्रोसीजर, लो अवेयरनेस अमंग द पीपल, लोकल कम्युनिटी मेंबर्स, तो ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि भाई वे फॉरवर्ड क्या है, क्या कुछ सुधार किए जा सकते हैं, क्या कुछ एडिशनल स्टेप लिया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देखिए सेकंड एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के कुछ रिकमेंडेशन है जो आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें ये कहा गया था कि जो ऑडिट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड फॉर्मेट्स है पंचायत के लिए, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए सच दैट वो आसान हो, ताकि जो भी आपके पंचायत ऑफिशियल है उसको फिलअप कर सके और एक यूनिफॉर्मिटी आ सके। ठीक है। उसके बाद DLFA, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्टर ऑफ लोकल फंड अकाउंट, ये हमने आपको बताया, ये जो है ऑडिटिंग करते हैं लोकल लेवल पर। तो इसकी इंडिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये अगर साठ गार्ड बना लेंगे पॉलिटिशियंस या फिर पंचायती मेंबर्स के साथ, तो आप समझिए कि फिर कोई फ़ायदा नहीं ऑडिटिंग का, फिर तो करप्शन या फिर अनअकाउंटेबिलिटी वाली इश्यू आ जाएंगी। उसके बाद देखिए जो ऑडिट रिपोर्ट्स निकल कर आते हैं लोकल बॉडीज का, उसको स्टेट लेजिस्लेचर के पास रखना चाहिए, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। ठीक है। और हो सके तो सेपरेट कमेटी के पास इस रिपोर्ट को भेजा जाना चाहिए टू फाइंड आउट द लैफूल्स, टू फाइंड आउट द इश्यू। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए जो भी स्टेट है वो इंश्योर करे कि लोकल बॉडीज के पास एडिक्वेट कैपेसिटी भी हो, ताकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो फुलफिल हो सके। ये कुछ बातें हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, चर्चा करेंगे। देखिए ये जो पूरा इश्यू है ये जनरल कंसेंट को लेकर है। अब आपको समझना पड़ेगा कि जनरल कंसेंट का कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा कंटेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2020-24 में जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने शूट फाइल की थी अगेंस्ट द यूनियन ओवर द रजिस्ट्रेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस बाय सीबीआई, तो उसको अपहेल्ड किया है। हो सकता है आपको ये कंटेक्स्ट समझ में नहीं आया होगा, हम आपको सिंपल में बताते हैं। ये फिलहाल तो केस जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि आजकल यूपीएससी केसेस भी पूछती है। तो मुद्दा ये है कि भाई सीबीआई अगर उसको इन्वेस्टिगेशन करना है किसी राज्य में, तो एक तो होता है कि उसे परमिशन लेना पड़ेगा, है ना, स्टेट गवर्नमेंट से, कि हम आपके राज्य में इस केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। भले ये सीबीआई सेंट्रल एजेंसी है, लेकिन परमिशन तो लेना पड़ेगा। दूसरा है आपका जनरल कंसेंट। जनरल कंसेंट में क्या होता है कि एक ही बार परमिशन ले लिया स्टेट गवर्नमेंट से, उसके बाद सीबीआई को बार बार परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो कोई भी केसेस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई को सौंपती है तो वो स्टेट में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है अगर जनरल कंसेंट है तो। लेकिन हुआ ये था कि 2018 में वेस्ट बंगाल ने जनरल कंसेंट विदड्रॉ कर लिया था। इसका मतलब अब सीबीआई को कोई भी केस वेस्ट बंगाल में इन्वेस्टिगेट करना है तो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। और ये सब मुद्दा आप देख ही रहे हैं, ये जो अभी कोलकाता रेप एंड मर्डर केस हुआ, उन सब के कारण और भी ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा हॉरिफिक इंसिडेंट था, और जाहिर सी बात है जो कल्प्रिट है उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए।
एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, ये बेसिक कंटेक्स्ट हमने बताया। तो इसीलिए ये जो मुद्दा है सीबीआई का वो न्यूज में है। तो थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। फिलहाल तो आपको ध्यान रखना है कि जो सूट फाइल की गई थी आर्टिकल 131 के तहत, तो यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि भाई जो केंद्र सरकार है वो संवैधानिक ओवर रीच कर रही है। ओवर रीच का मतलब अपने लिमिट से बाहर जा रही है। ठीक है, और साथ के साथ फेडरलिज्म को वायलेट कर रही है। कैसे? क्योंकि वो बिना कंसेंट के सीबीआई को बेसिकली केस सौंप रही है हमारे स्टेट में। ठीक है, और ये जो शूट फाइल की गई थी आर्टिकल 131 अलाउ करता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन का पावर है कि लेट से कि सेंटर और कुछ स्टेट के बीच डिस्प्यूट हो जाती है तो डायरेक्टली केस सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, हाई कोर्ट नहीं सुनेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ा सा सीबीआई के बेसिक के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम सारा मुद्दा देखेंगे जो भी बचा हुआ है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन आपको बेसिक ओवरव्यू रखना चाहिए। तो सीबीआई की बात करें तो 1963 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। संथानम कमेटी याद रखना है, उसके रिकमेंडेशन के ऊपर ये कमेटी बनी थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन को लेकर। और कौन सी मिनिस्ट्री से गवर्न करती है? पर्सोनल मिनिस्ट्री। और ये ना ही स्टेट्यूटरी ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है, एग्जीक्यूटिव है, बट इट इज गवर्नड बाय दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। ये एक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि इस एक्ट के अंतर्गत क्रिएट हुआ है। बेसिकली इसके अंतर्गत जो पावर सब दिए गए हैं वो बेसिकली सीबीआई यूज करती है, बट इसके अंतर्गत इसे क्रिएट नहीं किया गया, ये ध्यान रखना। ठीक है, कौन कौन से मुद्दे को केस कर सकती है? करप्शन का मुद्दा, इकोनॉमिक एंड वायलेंट क्राइम जो अभी आप देख भी रहे हैं, काफी हीनियस क्राइम्स को भी लेकर ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है। साइबर क्राइम्स, हाई टेक्नोलॉजी क्राइम्स को भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इसको हेड करते हैं सीबीआई डायरेक्टर। और उस और बेसिकली जो आपका मिनिमम टेन्यूर होता है वो 2 साल का होता है, लेकिन 2021 में प्रेसिडेंट ने 2 ऑर्डिनेंस लेकर आया जिसके तहत जो सीबीआई डायरेक्टर मौजूद थे उनके टेन्यूर को 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ कंसर्न भी जाहिर किया था। हालांकि उसके डिटेल में आपको नहीं जाना, लेकिन याद रखना है कि भाई फिक्स टेन्यूर कम से कम 2 साल का तो टेन्यूर होना चाहिए। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिरकार फिक्स्ड टेन्यूर दिए ही क्यों जाते हैं? उसके बाद आप देखिए जो टाइप ऑफ केसेस इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं सीबीआई के द्वारा वो मैंने आपको बता दिया। कंसेंट के बारे में हमने ऑलरेडी आपको डिटेल से बता दिया है, तो फिर दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए कुछ आपको जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो सीबीआई से रिलेटेड कोर्ट ने सुनाया है वो आपको केस स्टडी के रूप में याद रखना चाहिए। एक है आपका कॉमन काउज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 केस। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट तो करेंगे लेकिन एक कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर, और वो कमेटी में जो मेंबर्स होंगे 3 मेंबर होंगे। प्राइम मिनिस्टर जो चेयर करेंगे, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, उसके बाद आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, तो या तो सीजेआई हो जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज नॉमिनेटेड बाय सीजेआई, ये हो जाए। तो 3 सदस्यीय कमेटी रिकमेंड करेगी आपका, उसके बाद ये अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपका एक अपडेट भी आया था इलेक्शन कमीशन में, जो आपके सीईसी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट अगर करते हैं तो एक कमेटी के रिकमेंडेशन से ही होगा। और आप हमें बताइए कि उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं। यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। बाकी अन्य केस ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, एक आध आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप देखिए कि सीबीआई को लेकर क्या कंसर्न्स रहती है, कुछ क्या इश्यू है। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि भाई आप देखें कि वेरियस स्टेट जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट है उनका आरोप रहता है कि ये जो है सेंटर की एजेंसी है, यानी कि केंद्र के दिशा निर्देश पर कार्य करता है। ठीक है, एक ये कंसर्न रहता है। दूसरा है आपका वैकेंट पोस्ट, यानी कि आप देखिए टोटल 1709 पोस्ट अभी भी वैकेंट है सीबीआई में। ये भी आप देख सकते हैं, काफ़ी पोस्ट वैकेंट है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी नहीं, कैसे क्या ये केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, प्रोग्रेस हुआ तो कहाँ तक हुआ, कुछ भी नहीं बताते हैं। पब्लिक डोमेन में ये सब अवेलेबल नहीं होती है। फिर एक है आपका विथड्रॉल ऑफ कंसेंट, यानी कि बहुत सारे स्टेट जो है वो विद्रो कर लेती है अपनी सहमति को रिगार्डिंग
द परमिशन टू बी अलाउड फॉर द इन्वेस्टिगेशन इन द केसेस इन देयर स्टेट। तो ये भी एक मुद्दा हो जाता है। और आप देख सकते हैं अभी तक 9 स्टेट ने विद्रॉ कर लिया अपना जनरल कंसेंट को, तो इससे भी आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस प्रभावित हो जाता है। उसके बाद लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी है, बहुत बार हो जाती है, क्योंकि बार बार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन केसेस अपने हाथ में तो ले लेती है, लेकिन जब फाइनल आउटकम की बात आती है तो कुछ भी पता नहीं चलता है। अभी भी बहुत सारे केसेस जो बहुत पुराने हैं, सालों दर सालों पुराने हैं, लेकिन उसका कोई भी आपका जस्टिस नहीं मिला है। उसके बाद फंडिंग इश्यू भी है। उसके बाद लैक ऑफ ऑटोनॉमी, कहा जाता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत आती है, जबकि जो आपका पुलिस अथॉरिटी होनी चाहिए वहाँ पर ऑटोनॉमी होनी चाहिए, अदरवाइज पॉलिटिकल एफिलिएशन का डर हमेशा बना रहता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी रिकमेंडेशंस जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने दिए हैं, ये आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई हैं ये प्रोग्रेस करे, मॉनिटर करे प्रोग्रेस को, कि भाई जो वैकेंसी है कितनी फिल हुई है या नहीं हुई है, ये सब के बारे में। ये सब कुछ है, सिंपल सिंपल बातें। उम्मीद करते हैं कि आप इसको देखकर पढ़ कर समझ जाएंगे, इसलिए हम इसको वीडियो के लंबा नहीं खींच रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। तो आपके GS2 में एक टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक के अंतर्गत दो टॉपिक पर देखेंगे, एक तो इंडिया और फ्रांस और एक है इंडिया और नेपाल, दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपैरिजन करेंगे। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि फ्रेंच प्रेसिडेंट ने आपका प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया, उससे रिलेटेड है, तो इसलिए ये न्यूज में है। तो अभी हम थोड़ा सा पहले सिमिलैरिटीज को समझेंगे, फिर आपका जो कंट्रास्टिंग डिफरेंसेस है बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ कंट्री उसको देखेंगे। तो सिमिलैरिटीज में देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, कुछ बेसिक बातें, कि फ्रांस जो है एक रिपब्लिक नेशन है। पहले ये मोनार्की होता था, आपको पता होना चाहिए कि पहले जो भी कंट्रीज होते थे मोस्टली मोनार्की होते थे, राजा महाराजा रूल करते थे। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब फ्रांस में हुआ तो आपका रिपब्लिक बना, और थोड़ा सा उस इन्फ्लुएंस इंडिया पर भी है, क्योंकि इंडिया भी फ्रांस रिवॉल्यूशन से इंस्पायर भी हुआ था, और संविधान में भी कुछ बातें दी भी गई हैं जो हम चर्चा करेंगे। आप देखिए जो टीपू सुल्तान है, जो कि मैसूर के पहले रूलर हुआ करते थे, उन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी को प्लांट किया था अपने कैपिटल सेरिंगापट्टनम में, और अपने आप को इन्होंने सिटीजन टीपू भी कहा था। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य कॉमन फीचर्स की। दोनों देशों में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या होता है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, आप हमें बताइए। और दोनों देश लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के आइडियल्स पर चलते हैं, और आपको पता होगा कि हमारा जो प्रियम्बल है इसमें ये सब बातें दी भी गई हैं। ठीक है, और फिर आप देखिए दोनों देशों में पॉपुलर सोवरेनिटी इंजॉय की जाती है, यानी कि जो पावर है वो जनता के हाथ में है, और दोनों देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी कि लोग जो है वोटिंग करके चुनते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, और फिर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अपना देश चलाते हैं। ठीक है, और दोनों देश के पास बाई कैमरल पार्लियामेंट है। बाई कैमरल पार्लियामेंट यानी कि लोअर हाउस, अपर हाउस, जैसे हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक है, और फिर फ्रांस में जो मेंबर ऑफ लोअर हाउस हैं, यानी कि उनको नेशनल असेंबली कहा जाता है, डायरेक्टली यूनिवर्सल एज सफ्रेज, वोटिंग के माध्यम से, जैसे हम और आप वोटिंग करके लोकसभा में मेंबर्स को भेजते हैं 5 सालों के लिए। जबकि जो अपर हाउस के सदस्य, जिसको सीनेट भी कहा जाता है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू चुने जाते हैं, और यहाँ पर हर 3 सालों में 50% मेंबर्स नए आते हैं, और 50% जो भी है वो हट जाते हैं। ठीक है, और हमारे देश में क्या होता है, 1/3 हर 2 साल में रिटायर होते हैं। यहाँ पर क्या है, हर 3 साल में 50% आपका रिटायर हो जाते हैं। फ्रांस की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, लेकिन रिटायर दोनों देश में होते हैं। उसके बाद अगर कंट्रास्टिंग फीचर की बात करें इंडिया और फ्रांस के बीच, तो आप देखिए, तो एक तो है आपका कौन सा स्पेसिफिकेशन है, नीचे दिया गया है, और यहाँ पर आपका क्या कंट्रास्टिंग फीचर है वो हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमारे देश में पॉपुलर सोवरेनिटी कैसे एक्सप्रेस होती है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव हम चुन के भेजते हैं उनके द्वारा एक्सप्रेस किए जाते हैं, वही लॉ बनाते हैं, वही लॉ एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। लेकिन अगर हम फ्रांस की बात करें तो वहाँ पर जो सोवरेनिटी है वो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू एक्सरसाइज हुआ ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को भी पावर दी गई है रेफरेंडम के माध्यम से। रेफरेंडम क्या होता है, बेसिकली लेट्स से
कि कोई भी मुद्दा है, कोई भी बिल लाया गया है या फिर कोई भी मुद्दे पर कानून बनाना है, तो जनता से पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि आप बताओ हमें वोटिंग करके कि आप क्या चाहते हैं, है ना। जैसे ब्रिटेन में रेफरेंडम करवाया गया था, आपको पता होगा, तब जाके अल्टीमेटली ब्रिटिश सेपरेट हुआ अपना यूके से, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, तो अगर इंडिया के केस में तो प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट तो होते ही है, लेकिन इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है 5 सालों के लिए। और कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने बार भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट, यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं, यहाँ पर हमारे देश में इनडायरेक्ट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर कोई प्रेसिडेंट 2 बार लगातार फ्रांस का प्रेसिडेंट बन गया है तो तीसरा बार वो नहीं बन सकेगा। कंजिक्यूटिव 2 टर्म्स प्रेसिडेंट का ऑफिस नहीं होल्ड किया जा सकता, मतलब 2 टर्म के बाद तीसरा टर्म कंजिक्यूटिवली प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के द्वारा नहीं होल्ड किया जा सकता। उसके बाद है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, एक तो पार्लियामेंट्री हमारे देश में फॉलो की जाती है, विच इज फेडरल, और कुछ यूनिटरी फीचर भी है। बाकी फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से, और प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं वहाँ पर, लेकिन प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर है। उसके बाद आप देखिए, जो हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसको हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, फ्रांस की बात कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, साथ के साथ जो गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं वो भी अपॉइंट करते हैं, जैसा कि इंडिया में होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, टास्क है हर एक मिनिस्टर का, वो फिक्स नहीं है, और इसको प्राइम मिनिस्टर डिटरमाइन करते हैं, प्रेसिडेंट भी डिटरमाइन करते हैं। जस्टिस सिस्टम हमारे देश में इंटीग्रेटेड है, ठीक है, जबकि यहाँ पर डिस्टिंक्ट एंटिटीज में डिवाइडेड है बिटवीन लीगल जुरिडिक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन। उसके बाद सिविल सोसाइटी का क्या इन्वॉल्वमेंट है हमारे देश में, संविधान में तो कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसे तो इन्वॉल्वमेंट है ही, ज़्यादा ही है, लेकिन संविधान में कोई प्रोविजन डायरेक्ट नहीं है। लेकिन आप फ्रांस की बात करें तो संविधान में इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल काउंसिल का एक प्रोविजन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जहाँ पर सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व किया जाता है अगर गवर्नमेंट का कोई भी सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल पॉलिसी बनाना है तो। ये 3 मुद्दे हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं चौथे मुद्दे की तरफ, इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन नेपाल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको कुछ कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात की गई है। कंटेक्स्ट यही है कि केपी शर्मा ओली ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं 4th टाइम। तो हमें थोड़ा सा बेसिक फंडा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी देखना है। तो क्या सिमिलैरिटी है, सेकुलर स्टेट है, फंडामेंटल राइट्स है, बाइकैमरल पार्लियामेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट आपका, जैसे प्रेसिडेंट सेरेमनिकल हेड है, प्राइम मिनिस्टर रियल हेड, वहाँ पर भी यही है। उसके बाद अफर्मेटिव एक्शन, यानी कि जो भी मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए संविधान में प्रोविजन है, हमारे संविधान में भी है, ठीक है। बाकी तो है ही, राइट टू वोट, मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब है। उसके बाद अगर हम बात करें रीजन ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नेपाल, तो क्या कारण है, एक तो मल्टी पार्टी सिस्टम। अब इस चीज़ को ध्यान से समझे कि हमारे देश में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। तो नेपाल में क्यों है, तो उसका एक और कारण है। तो सबसे पहले मल्टी पार्टी सिस्टम को देखते हैं। इसमें क्या है कि भाई जो पार्टी बनाए गए हैं वो डिफरेंट एथनिक, रीजनल, आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट के आधार पर बनाए जाते हैं, तो एक साथ आ नहीं पाते। एक सरकार बनाया तो दूसरा विरोध करने लगेगा, कभी कभी हमारे देश में भी होता है विरोध प्रदर्शन, आपने देखा होगा। उसके बाद आपका दूसरा कारण मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम, यानी कि हमारे देश में तो चलो ठीक है कि लोकसभा में जो मेंबर चुन के आते हैं फर्स्ट 5 तक पोस्ट सिस्टम होता है। क्या है ये, कमेंट सेक्शन में बताइए आप, ठीक। लेकिन नेपाल में दोनों होता है, फर्स्ट 5 तक पोस्ट सिस्टम, साथ के साथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में खास बात यह है कि जो भी मेंबर्स खड़े हो रहे हैं, जो भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन आ ही जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अब हाउस में लगभग इंक्लूसिव मेंबर्स आते हैं, तो वहाँ पर आपका इंक्लूसिविटी है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि बाकी जो अन्य पार्टी के मेंबर्स हैं वो भी विरोध प्रदर्शन कभी कभी करने लगते हैं, तो ये है।
तो इतना करने के बाद अब आते हैं हम न्यूज इन शॉर्ट्स में। एक है कैबिनेट कमेटी। तो अब क्या न्यूज है, अभी फिर से 8 कैबिनेट कमेटी कंस्टिट्यूट की गई। और देखिए जो कैबिनेट कमेटी बनाई जाती है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के तहत। और ये जो कैबिनेट कमेटी के नाम है आप देख सकते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, अपॉइंटमेंट कमेटी, एकोमोडेशन कमेटी, ये सब है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी है ये होम मिनिस्टर चेयर करते हैं। बाकी जो कमेटी है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, अपॉइंटमेंट कमेटी, ये प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का डेफिनेशन आपको थोड़ा समझना चाहिए। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात करते हैं, नाम से पता चल रहा है संवैधानिक नैतिकता, यानी कि संविधान में जो बातें की गई हैं, जो आइडियल्स दी गई हैं, जो राइट्स दी गई है, उसके आधार पर चलना, ठीक है। अब आप समझिए एक बात कि लेट्स से ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है। अब पता चला कि ये सब अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो संविधान में आइडियल्स दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन या फिर मार्जिनलाइज सेक्शंस को लेकर वेलफेयर स्कीम करना, वो सब कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन संविधान में तो ये आइडियल्स बोला गया है, तो इट विल बी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो इन सिंपल टर्म्स क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? प्रैक्टिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली इन लेटर्स बट ऑल्सो इन स्पिरिट, कि भाई उसको एक्शन में भी लाया जाए, ऐसे नहीं कि बड़ी बड़ी बातें बोली जाए। पहली बार ये टर्म जॉर्ज ग्रोट ने कॉइन किया था, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कुछ व्यू आप देख लीजिए। उनका कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी काफ़ी नेसेसरी है, तभी जाके पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशन हो सकेगा, या फिर वो जो हमारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है पीसफुली वर्क कर सकेगा। अदरवाइज आप समझिए क्या होगा, थोड़ा सा आप विजुअलाइज करने का देखिए, ठीक है। और हमारे संविधान में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के रिगार्डिंग, जैसे फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कभी भी स्टेट आर्बिट्री पावर यूज करता है अपना, है ना, तो फंडामेंटल राइट एक्टिवेट हो जाएंगे, जुडिशरी के पास हम पहुँच जाएंगे। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज आप देख लीजिए, सिटीजन्स को ड्यूटी दी गई है नेशंस को लेकर, सेपरेशन ऑफ पावर है, तो ये सब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को प्रमोट करता है। लेकिन कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और जो सोशल मॉरलिटी है, सोसाइटियल मॉरलिटी, उसमें कन्फ्लिक्ट हो जाता है। कैसे? जैसे आप देखिए एक सोसाइटियल मॉरलिटी मतलब क्या, सोसाइटी की जो नैतिकता है। जैसे सोसाइटी में एक बात प्रचलन में रहती है कि वुमेन इन्फीरियर है, वुमेन को जॉब में नहीं जाना चाहिए, ये सब बातें चलती है। लेकिन संविधान में क्या इक्वलिटी की बात करती है, तो कभी कभी कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ केसेस आपको याद रखना है। कृष्णमूर्ति केस 2015, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये गुड गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक आधो केस बस, ज़्यादा नहीं। उसके बाद दूसरा है आपका नीति आयोग को फिर से रिकंस्टिट्यूट किया गया है। क्यों? बिकॉज एक प्रोविजन है, आप देखिए कि जो नीति आयोग का टर्म है वो को टर्मिनेस है विद द टर्म ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि अगर आपका जो यूनियन गवर्नमेंट है वो बेसिकली फॉल हो जाती है, उसका टर्म ओवर हो जाता है, तो नीति आयोग का भी टर्म ओवर हो जाएगा, एक्सेप्ट द सीईओ, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नीति आयोग के बेसिक को समझते हैं। पहली बात तो ये है कि भाई प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके ये नीति आयोग लाया गया था 2015 में। गवर्नमेंट थिंक टैंक है, यानी कि आपका रिकमेंडेशन देता है पॉलिसी मेजर्स पर, ठीक है। कुछ कुछ जो डेवलपमेंटल मुद्दे हैं उस पर भी इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है। कंपोजिशन देख लीजिए, चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। गवर्निंग काउंसिल भी होता है, इसमें सीएम भी सदस्य होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी सदस्य होते हैं, और भी सदस्य होते हैं। लेकिन मेन आपको ये ध्यान रखना है कि सीएम भी सदस्य होते हैं, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। कोई भी अगर मुद्दे पर डिस्कशन करना है तो सीएम भी मौजूद होंगे, यानी कि स्टेट का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहेगा। उसके बाद स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं, हमें ध्यान नहीं रखना है। रीजनल काउंसिल से बनाए जाते हैं स्पेसिफिक रीजन या स्टेट के इश्यू को एड्रेस करने के लिए। और जो सीईओ है, जो कि हमने आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं फॉर ए फिक्स्ड टेन्योर। और दो इम्पॉर्टेंट मैंडेट है इनका। एक तो ये कि जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसके एडॉप्शन और मॉनिटरिंग को ये ओवरसी करते हैं। उसके बाद कम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी ये प्रमोट करते हैं, ठीक है। क्या रोल है नीति आयोग का डेवलपमेंट के एजेंडा में? एक तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, क्या होता है इन दोनों के बीच डिफरेंस आप हमें जरूर बताएं।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका आर्टिकल 341। इसका कंटेक्स्ट आपको समझने की ज़रूरत वैसे तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में ऑर्डर दिया था कि जो राज्य हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिस्ट को खुद से अल्टर नहीं कर सकते, उसमें चेंज नहीं कर सकते, यानी कि उसमें अपने से कास्ट ऐड नहीं कर सकते, ना ही डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन करेगा? ये प्रेसिडेंट के पास पावर होता है अल्टर करने का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप यहाँ पर कंटेक्ट देख ही रहे हैं। यहाँ पर आपको समझना है आर्टिकल 341 क्या है। तो बेसिकली इसके अंतर्गत प्रेसिडेंट जो है वो कुछ कास्ट ग्रुप को शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, और ये कुछ स्टेट के लिए हो सकता है, एक स्टेट के लिए हो सकता है, मल्टीपल स्टेट के लिए हो सकता है, या यूटी के लिए हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर डिक्लेयर करना है प्रेसिडेंट को तो गवर्नर से भी कंसल्ट किया जाता है। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट है ये कानून के माध्यम से कानून लाकर इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं कास्ट को फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रेसिडेंट रिटर्न्स बिल पास्ड बाय पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली। ये तो मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चलता है आपका, कन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नर एंड द गवर्नमेंट। तो मुद्दा यही था कि पंजाब यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2023 ये बेसिकली पंजाब लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया था, उसके बाद गवर्नर के पास भेजा गया था असेंट के लिए, लेकिन गवर्नर ने इन्हें असेंट ना देकर इस बिल को रिजर्व कर दिया गया। क्या था ये बिल? तो इस बिल में ये था कि जो गवर्नर जो कि चांसलर होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी को, उसको रिप्लेस करके स्टेट सीएम वो चांसलर होंगे, ये कुछ था। लेकिन उसके बाद गवर्नर ने इसे रिजर्व कर दिया और अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के पास ये रिजर्व है। तो अभी क्या है कि प्रेसिडेंट ने इसको रिटर्न किया है फॉर रिकंसिडरेशन। तो देखते हैं क्या मुद्दा होता है कि कोई भी स्टेट बिल को रिजर्वेशन रिजर्व करने का प्रेसिडेंट के लिए वो गवर्नर के पास अधिकार है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 200 के तहत। आप देख सकते हैं गवर्नर्स पावर रिगार्डिंग बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। क्या पावर है कि गवर्नर जो है रिजर्व कर सकते हैं बिल को फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। और अब देखिए, अब जो बिल रिजर्व हुआ उस पर प्रेसिडेंट फैसला लेगा, है ना। प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट कर सकता है, उसको विथहोल्ड कर सकता है, उसको दोबारा भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। तो अभी आप देखिए इसको दोबारा भेजा गया है रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गया, लेकिन दोबारा अगर स्टेट लेजिस्लेचर पास करके अगर अमेंडमेंट करे या ना करे फिर प्रेसिडेंट के पास भेजती है, तो फिर भी प्रेसिडेंट जो है वो ऑब्लिगेटरी नहीं है। प्रेसिडेंट के पास पूरा अधिकार है कि वो एसेंट दे या ना दे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें अन्य पावर जो गवर्नर को दिए गए हैं स्टेट बिल्स के ऊपर, तो ये तो एसेंट दे सकते हैं या फिर विथहोल्ड कर सकते हैं, यानी कि रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ था, तो ये ध्यान रखना है। एक तो ये भी है कि रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, और उसके बाद एक रिजर्व वाला। तो रिजर्व वाला तो हमने देखा, लेकिन आपको पता है कि जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया था ये सब जो रिजर्वेशन ऑफ बिल्स को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट 2-3 फैसले दिए थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण फैसला आ जाता है स्टेट ऑफ पंजाब के 2023। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर वीटो नहीं कर सकते लेजिस्लेटिव पावर को बाय सिंपली विथ होल्डिंग द असेंट टू ए बिल। इसलिए अगर आप विथ होल्ड करते हैं बिल को तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा असेंबली को, और अगर असेंबली रिकंसिडरेशन करके आपको फिर से बिल भेजती है तो आप पास करेंगे उसे। ठीक है, उसके बाद एक है आपका शमशेर सिंह केस 1974। इसमें क्या है कि साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस जजमेंट में कि गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है टू विथ होल्ड द बिल और रिटर्न द बिल। ये सब जो विथ होल्डिंग या रिटर्निंग किए जाते हैं वो एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर पर किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद तो नेक्स्ट आर्टिकल आपका है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑन मिनरल टैक्सेशन। क्या जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? तो अभी एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित हुई थी जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्टेट के पास पावर है कि वो मिनरल राइट्स पर टैक्स लगा सकते हैं। आप समझिए कि जो मिनरल्स होते हैं वो किसी न किसी राज्य के लैंड पर ही एक्सप्लोर किए जाते हैं। अब भाई लैंड तो एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने 2-3
बातें कही कि लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट को टैक्सेस लेने का भी अधिकार है। तो यही आपका फैसला 8:1 के जजमेंट से आया है। ठीक है, और क्या कुछ की ऑब्जर्वेशन दिया गया है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रीलिम्स में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो आप देखिए, जो मिनरल राइट्स को टैक्स करने का पावर है वो आपका एंट्री 50 यानी कि स्टेट लिस्ट में शामिल है। और ये एक पॉइंट दिया गया है, इसलिए आपका ये फैसला स्टेट गवर्नमेंट के पक्ष में है। उसके बाद देखिए, जो आपका एंट्री 54 है लिस्ट 1 का यूनियन लिस्ट में, इसमें क्या बोला जाता है कि जो केंद्र सरकार है उनको पावर तो है मिनरल्स को लेकर, लेकिन रेगुलेटरी है, और इसमें आपका टैक्सिंग अथॉरिटी शामिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक और बात बोली गई जो मैंने आपको बताया कि जो लैंड है ये तो आपका स्टेट लिस्ट में आता है, तो उसमें आपका मिनरल बेयरिंग लैंड्स हो या ना हो, अगर मिनरल बेयरिंग लैंड्स है तो उस पर भी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं MMDRA एक्ट 1957। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था, जो आपका मिनरल एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड मुद्दे को डील करता है। क्या फुल फॉर्म है? माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। तो आप समझिए कि जो माइंस और मिनरल्स एक्सप्लोरेशन होता है उसको रेगुलेट करने के लिए एक्ट है, और ये लाइसेंसेस की बात करता है। रिकॉन्सनेंस परमिट, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस वो दिए जाते हैं एक्सप्लोरिंग, जो जगह एक्सप्लोर किया जा रहा है मिनरल्स के लिए उसको। फिर है माइनिंग लीज, अगर मिनरल एक्सट्रैक्शन करना है। फिर कंपोजिट लाइसेंस दे दिया जाता है फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन। ठीक है, 2023 में एक अमेंडमेंट किया गया था MMDRA, जिसको लेकर UPSC ने भी क्वेश्चन पूछा था। और इस अमेंडमेंट में क्या है, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ऐड किया गया, और ये एक्सप्लोरेशन लाइसेंस किस लिए? डीप सीटेड एंड क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन के लिए। ठीक है, एंड एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इस अमेंडमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया कि वो एक्सक्लूसिवली ऑक्शन करेंगे माइनिंग लीज को, और फिर कंपोजिट लाइसेंस दे सकेंगे ये सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। ये ध्यान रखना है, एक्सक्लूसिवली ऑक्शनिंग द माइनिंग लीज। लेकिन हाँ, ऑक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करेगी, यानी कि जो आपका ऑक्शन होता है, ऑक्शन मतलब आप समझते हैं ना, बोली लगाई जाती है कि हाँ भाई इतने करोड़ उतने करोड़, या फिर जो शेयर मांगा जाता है। लेकिन जो माइनिंग लीज या कंपोजिट लाइसेंस दी जाएंगी ये स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा दी जाएंगी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जो कंपोजिट लाइसेंस दिए जाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकते हैं साथ के साथ, और जो माइनिंग लीज का ऑक्शन किया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। लेकिन आप देखिए, माइनिंग लीज या कंपोजिट लाइसेंस फॉर अदर मिनरल्स वो स्टेट गवर्नमेंट ही देंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। फिर फॉरेन ट्रिब्यूनल्स है, कंटेक्ट जानना आपको ज़रूरी नहीं है, बेसिक फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के बारे में जानिए आप कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। फॉरेन ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर 1964 के अंतर्गत क्रिएट किया गया था अकॉर्डिंग टू फॉरेनर्स एक्ट 1946। और इसका क्या काम है, ये डिसाइड करते हैं कि भाई कोई व्यक्ति हमारे देश में फॉरेनर है कि नहीं, सिर्फ यही डिसाइड करता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और सिविल कोड का भी पावर है इनके पास। उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है? ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत क्रिएट किया गया था, ताकि जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना, जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, और अगर नहीं प्रोवाइड किया जाता है तो टाइमली एक्शन भी लिया जाएगा, और उसके लिए आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन तो है ही। ठीक है, तो इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स फ्रॉम एनी सिटीजन रिगार्डिंग द RTI, होता है ना, RTI फाइल करके हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं गवर्नमेंट से, वो चीज़ें। मेंबर्स कौन है? तो एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, बाकी 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं मैक्सिमम। अपॉइंटमेंट मेंबर्स का प्रेसिडेंट करती है, उन्हें रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी, 3 मेंबर की कमेटी होती है। PM लीडर ऑफ अपोजिशन, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। टेन्यूर 3 साल का होता है। फिर एक कॉमन सर्विस सेंटर, इसके ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश में डिजिटल गवर्नेंस, गवर्नेंस प्रमोट करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर है, और यहाँ पर आपका ITR फाइलिंग, आधार सर्विसेज, पैन कार्ड, ये सब भी बन जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी ये प्रमोट करती है, डिजिटल इंक्लूजन में भी प्रमोट करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करती है, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, एक है आपका CST कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 स्कीम, 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक कॉमन सर्विस सेंटर एटलीस्ट तो होना ही चाहिए टोटल 25, मतलब 2.5 लाख ग्राम पंचायत, मतलब जितने भी ग्राम पंचायत हैं हमारे देश में
हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक कॉमन सर्विस सेंटर होना ही चाहिए। ठीक है। उसके बाद संपूर्णता अभियान, ये नीति आयोग ने अभियान कंडक्ट करवाया है, 3 महीने का कैंपेन है, जिसके तहत जो आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स है वो इंडिकेटर में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इसको ऑब्जर्व किया जाता है, ट्रैक किया जाता है। साथ के साथ अगर आप देखिए कंपेयर करें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में लॉन्च हुआ था नीति आयोग के अंतर्गत। ये भी आपका नीति आयोग के अंतर्गत लॉन्च हुआ है ब्लॉक प्रोग्राम 2023 में, और 112 डिस्ट्रिक्ट को यह कवर करता है एडीपी, और हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करता है। और अगर हम एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की बात करें तो 500 ब्लॉक को कवर करता है, जो कि 329 डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं। ये भी हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल डेवलपमेंट पर कार्य करता है। तो ये थी फ्रेंड्स टोटल पॉलिटी के सेक्शन। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और थोड़ा सा लंबा हो गया, वो हमने डिटेल से डिस्कस किया इसीलिए, लेकिन अब आगे ध्यान रखा जाएगा कि कम से कम टाइम में आपका ये अपलोड किया जाए, कम टाइम फ्रेम में। थैंक यू फ्रेंड्स। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर इंटरनेशनल रिलेशन को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।